नमस्कार सभी बच्चों को। स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग क्लासेस में। और मैथ में हम लोग चले हुए थे परसेंटेज के टॉपिक को लेकर, और परसेंटेज के टॉपिक के अंदर हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके थे। बिल्कुल बेसिक बेसिक से फंडामेंटल्स हमने कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। 2 मिनट में तब तक बच्चे भी जुड़ जाएंगे, ताकि कुछ बच्चे इतने क्या होता ना कि 5-7 मिनट के रेस्ट के बाद दूसरी जगह पर आते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन नंबर 13, 13वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा भाई। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ऊपर आइएगा, लगाइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण, कहते का मतलब इधर से उधर जाने के कारण 0.5% की कमी हो जाती है। तो 2.5% की वृद्धि हो गई, 2.05% की तो वृद्धि हो गई, और इसमें % की वृद्धि हो गई, और 0.5 की कमी हो गई। तो ओवरऑल क्या हुआ है? ओवरऑल हो गया है 2%। ओवरऑल क्या हो गया है? 2% की, एक वर्ष के अंदर 2% का इंक्रीमेंट होता है। तो इसने बोला है कि 2 वर्ष में, तो जब भी 2 वर्ष की बात हो तो आपको पता है कि x प्लस में y और प्लस में xy/100 ये लगाते हैं। x प्लस वाई और प्लस में xy/100 ये लगाते हैं। तो x कितना है? 2 है, y कितना है? 2 है, और प्लस में 2 गुना 2 और डिवाइडेड बाई 100, और 2 और 2 टोटल 4 हो जाएगा। तो यहां से कितना बन जाएगा? यहां से बन जाएगा 4.04%। तो आंसर मेरा आ जाएगा 4.04%। की जनसंख्या वाले केस के अंदर फिक्स है ये बात कि x प्लस वाई प्लस में xy/100 लगाना है। तो एक साल का ओवरऑल इंक्रीमेंट निकाल लिया कि 2.5% इंक्रीज था, 0.5% डिक्रीज था, तो ओवरऑल मिला के 2% आ गया है। तो ये 2 प्लस 2 और प्लस में 2 गुना 2/100, तो आंसर आ जाएगा 4.04%। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। पिछले साल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसे बोलते हैं बहुत। पिछले साल शहर की जनसंख्या x थी, जनसंख्या बढ़ने की दर अगर समान है, और अगले साल यह जनसंख्या y हो जाएगी। पिछले साल यह x थी, प्रेजेंट में ये जहां पर भी है, पिछले साल जनसंख्या x थी, और इससे अगले साल, जैसे अगर मैं ये 2020 चला हुआ है तो पिछले साल की बात कर रहा है, तो 2019 की बात कर रहा है, और अगले साल की अगर बात करेगा तो ये करेगा 2021 की बात। तो ये क्या कह रहा है कि पिछले साल x थी और अगले साल हो जाएगी y। पिछले साल x थी और अगले साल हो जाएगी y। तो आपको बताना है कि यहां पर कि भैया क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पॉपुलेशन जीपी कंसेप्ट पर को फॉलो करती है। जनसंख्या मैं यहां लिख देता हूं, जनसंख्या जीपी कंसेप्ट को फॉलो करती है। जनसंख्या जीपी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। जीपी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है।
जनसंख्या जीपी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जीपी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, तो यहां से अगर मैं देखता हूं कि जीपी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, जीपी कॉन्सेप्ट के अंदर होता है गुणोत्तर श्रेणी कॉन्सेप्ट। तो यानी कि हमेशा जब मिडल टर्म निकालनी हो तो फिक्स है ये बात कि अंडर रूट ऑफ लास्ट और आगे की मल्टीप्लाई पहले वाले की और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, फिक्स है ये बात। अभी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि ये आपको दे रखा था पिछले साल की, ये आपको पिछले साल की दे रखी थी, ये आपको अगले साल की दे रखी थी, मिडल वाली वैल्यू चाहिए थी तो मिडल का वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स वाई, मिडल का मान आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई। देखो अब सर ये चीज हमको समझ नहीं आई, सर कुछ बता दो। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। सर एक बार क्वेश्चन हटा देना, मैं इस चीज का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं कैसे। देखिएगा, जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि आज नगर की जनसंख्या 100 है और बढ़ने की दर है 10% की, 10% हर साल बढ़ती है। आज नगर की जनसंख्या 100 है, अगले साल ये 10% बढ़कर कितनी हो जाएगी 110, और अगले साल फिर 10% बढ़कर 110 का 10% बढ़ा दो 1/10 तो ये हो जाएगी 121। 121 है, ये पहले साल भी 10% बढ़ी है और ये दूसरे साल भी 10% बढ़ी है, पहले साल भी 10% बढ़ी है और दूसरे साल भी 10% बढ़ी है। अब मैंने क्या बोला, अगर जनसंख्या बढ़ने की दर समान है तो मैंने अब क्या दिया है कि पिछले साल जनसंख्या 100 थी और अगले साल जनसंख्या 110 थी, और जो रेट यहां है, जो रेट से यहां बढ़ रहे हैं, इसी रेट से, जिस रेट से आप यहां बढ़ रहे हैं इसी रेट से आप इधर बढ़ रहे हैं, जिस रेट से आप इधर बढ़ रहे हैं इसी रेट से आप इधर बढ़ रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये मिडल वाला पार्ट की जनसंख्या क्या होगी, इस पार्ट की जनसंख्या क्या होगी। तो अभी आपके सामने था, तो मैंने क्या किया, 100 पिछले वाली जनसंख्या, ये आगे वाली जनसंख्या की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल दो। तो 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, 121 का रूट कितना हो जाएगा 11, और 11 गुना 10 कितना हो जाएगा 110। बोलो दोस्त अगर बात क्लियर हुई तो। और यही चीज मैं आपको पिछली बात में सिखा रहा था कि पिछले साल की जनसंख्या x है, अगले साल की जनसंख्या y है, तो x और y का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल दो, x y का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई। बोलो अगर बात क्लियर है तो। बात क्लियर हो गई। चले नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सक्सेसिव कंसेप्ट पे चल रहा है, सक्सेसिव जनसंख्या पे लगता है, सक्सेसिव इधर भी लगेगा। देखो एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है। जब भी आपको परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी है, संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। बोलो ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी कि जब जब आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए है, संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। बोलो दोस्त अगर ये बात बताई थी क्या। तो हमने माना कि टोटल जनसंख्या मान ली मैंने, मतलब टोटल किताबों की संख्या मान ली 100। इसने बोला 100 में से 20% हिंदी में है, 20% हिंदी में है, तो वैल्यू बच कितनी गई, वैल्यू बच गई 80। अब जितनी भी बच गई, अब इसने बोला 80 का बची हुई किताबों का 50%, इसने बोला है बची हुई किताबों का 50%, तो 80 का 50% कितना हो जाएगा, 80 का 50% हो जाएगा 40, 80 का 50% हो जाएगा 40। अगर ये 40 हो गया तो बची कितनी 40। अब ये कह रहा है कि अब जो बच गई उस 40 का 30%, अगर 40 के 30% की बात कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा 12। अगर 40 के 30% की ये बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 12, तो टोटल कितना बचिएगा 28। अगर टोटल किताबें 100 थी
तो 100 में से 20 गई हिंदी में तो बची 80। अगली बार क्वेश्चन की लैंग्वेज हमको स्पष्ट कह रही है बची हुई का 50%, 80 का 50% 40, तो बची कितनी, फिर 40, फिर 40 का 30% 12, तो बची कितनी, 28। कितनी बच गई, 28। तो यहां से मैंने देखा कि अगर टोटल किताबें 100 थी तो बच गई 28, लेकिन इसने बताया 28 ना बच के ये बची कितनी है, 5600। कितने गुना पर बैठा है, 28 दूनी 56 और 2 जीरो और 200 गुना पर बैठा है। 28 दूनी 56 और 2 जीरो और नहीं 6300 बैठे हैं ना। 28 का मान दे रखा है 6300। तो यहां से अगर मैं देख लूंगा, चलो 28 का मान दे रखा है 6300। तो मैंने देखा 28 दूनी 56, 56 बचेगा कितना, 7। 28 दूनी 56, 56 14 और 28 पंजा 140, 225 गुना पर बैठा है। तो इसका भी 225 गुना पर बैठ जाएगा। तो 225 तो एक जगह और 1 2 22,500 इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 22,500। 225 गुना पे थे। तो देखो अब एक तो हो गया ये वाला केस। अब इसी केस को आपको कैसे आगे बढ़ाना है, सर एक बार क्वेश्चन हटा देना, क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ गया है। अब मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं दूसरा, ध्यान से सीखना मेरी बात को। आपको एक बात पता है कि ये मैं एक बार फटाफट लिख देता हूं, 100 में से गया 20 तो आगे बचा 80, एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब जहां पर पहुंचे, अब 80 में से गया 40 तो बचा कितना, 40। 80 में से 40 पे पहुंच गए। अगली बार जो किताबों की संख्या निकलेगी वो इस 80 में से निकलेगी कि 40 में से निकलेगी, सर 40 में से निकलेगी। 40 में से निकल गई 30% तो 12, बची कितनी, 28। यानी इसी के आगे एक प्रोसेस, फिर इसी के आगे प्रोसेस, फिर इसी के आगे प्रोसेस, और अगर एक स्टेप उसके आगे स्टेप, उसके आगे स्टेप, और अगर प्रोसेस के आगे प्रोसेस चलता रहेगा तो हमेशा सक्सेसिव लगाना है। अगर प्रोसेस के आगे प्रोसेस चलता रहेगा तो हमेशा सक्सेसिव लगाना है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर प्रोसेस के आगे प्रोसेस चलता रहेगा तो हमेशा सक्सेसिव लगता है। तो सक्सेसिव के केस में क्या करना है, देखो सेकंड मेथड, नंबर सेकंड मेथड आपके लिए बड़ा काम की चीज है। सेकंड मेथड से आपको करना है, ये तो मैंने नॉर्मल तरीका बताया था, 20% होता है 1/5। यानी अगर टोटल किताबें 5 है तो 5 में से 1 चली गई तो बची कितनी, 4। अगली बार होता है 50%, 50% होता है 1/2। तो यानी अगर 2 है तो 2 में से 1 निकल गई तो बची कितनी, 1। अगली बार होता है 30%, 30% होता है 3/10, कि अगर टोटल 10 है तो 10 में से 3 निकल गई तो बची कितनी, 7। देखो स्पष्ट क्लियर कर दिया। सबसे पहले 20%, मेरी बात को समझो, सबसे पहले था 20% 1/5, फिर दे दिया 50% 1/2, फिर दे दिया 30% 3/10। टोटल अगर 5 है, 5 में से 1 तो बचा कितना, 4। 2 में से 1 तो बचा कितना, 1, और 10 में से 3 तो बचा कितना, 7। डायरेक्ट नीचे वाली वैल्यू को तो लिखना ही लिखना है। जब भी आपको लगे कि एक प्रोसेस, उसके आगे प्रोसेस और उसके आगे प्रोसेस चलती है तो हमेशा सक्सेसिव लगता है। तो मैंने देखा 10 पंजा 50 और 50 दूनी 100, 7 गुना 4 कितना, 28 की। अगर टोटल किताबें 100 हैं तो बच कितनी गई, 28। लेकिन इसने बोला यहां से और कट कर दो, 4 से कटेगा 25 बार और 4 से कटेगा 7 बार। अगर ये 25 है तो ये 7 है, लेकिन ये 7 ना होकर कितना है, 6300। 7 निमा 63 और 2 जीरो और 900 गुना पर बैठा है। तो इसका भी 900 गुना, 25 निमा 225, और आंसर कितना आ जाएगा, 22,500।
आंसर आ जाएगा 22,500। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो कहीं पर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई सभी को। चलिएगा नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था 14, ये 15 मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 लिख देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ऊपर, बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक पुस्तकालय में जब भी रिमेनिंग के ऊपर बात करेगा, जब भी बची हुई किताबों पर बात करेगा तो हमेशा सक्सेसिव लगना है। एक पुस्तकालय में 15% किताबें हिंदी में हैं, बची हुई का 55%, रिमेनिंग का 55% और बची हुई का 35%। तो सबसे पहले मैंने देखा कि 15% है, 3/20। अगली बार इसने बोला है बची हुई का 55%। अगर 55% की बात करता है तो 55/100 तो 11/20, और अगर 35% करता है तो 7/20। तो इसने बोला है, और बची हुई किताबें जब भी रिमेनिंग की बात करें, नीचे वाली संख्या तो लो ही लो। अगर 20 है, सर क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देना, 20 में से 3 गया तो बचा 17। अगली बार 20 है, अगली बार अगर 20 है तो मैंने देखा अगर 20 है तो 20 में से गया 11 तो बचा 9, और अगली बार अगर 20 है तो 20 में से गया 7 तो बचा 13। तो 20 गुना 20 गुना 20 टोटल कितना हो जाएगा? 8,000। 13 गुना 9 117, 117 की अगर मैं करता हूँ 17 17 119, बचा 11, 17 कम 17, 17 11 28 बचेगा 2, 17 और 2 19 की। अगर टोटल किताबें 8,000 थी तो 8,000 में से आज हमारे पास ये सारा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद कितनी बच गई है? 1989 बच गई। अगर टोटल 8,000 थी तो ये सारा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद कितनी बच गई? 1989 बच गई। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो 1989 नहीं बची। हकीकत में देखा जाए तो 1989 नहीं बची। ये बची कितनी है? अरे 1989 बची है, ये तो एक ही मल्टीपल पर बैठा है, ये तो 1989 ही बची है, ये एक ही मल्टीपल पर बैठा है। अगर ये एक गुना पर बैठा है तो आंसर कितना बन जाएगा? 8,000। यानी रिमेनिंग के ऊपर हमेशा सक्सेसिव लगता है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। रिमेनिंग के ऊपर हमेशा सक्सेसिव लगता है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लिया गया। इसने बोला 10% भाग चोरी कर लिया गया। अगली बार उसने बोला है बचे हुए का, जैसे जब भी वो रिमेनिंग लिख देना तो हमेशा वहीं सक्सेसिव लगा दो। जहां रिमेनिंग लिख दिया वहीं पर सक्सेसिव लगा दो। तो इसने बोला बचे हुए का 55 सही 5/9%। अगर बचे हुए का मैं देखता हूं 55 सही 5/9%, 55 सही 5/9% होता है 5/9, और 10% होता है 1/10। मैंने देखा अगर टोटल 10 है तो 10 में से 1 निकल गया तो बचा कितना? 9। अगली बार अगर मैं देखा कि अगर टोटल 9 है तो 9 में से 5 निकल गया तो बचा कितना? हमेशा रिमेनिंग लिखो। एक तरफ तो लिखेंगे नीचे वाली वैल्यू और दूसरी तरफ रखेंगे रिमेनिंग। हमेशा रिमेनिंग लिखिए। रिमेनिंग के ऊपर तो केस चल रहा है कि नीचे लिखा 10, 10 में से 1 बेच दिया और 10 में से 1 बेच दिया तो बचा कितना? अगर 10 में से 1 बेच दिया तो बचा कितना? 9। अगर टोटल 9 है तो 9 में से 5 बेच दिया तो बचा कितना? 4। 9 से 9 कट जाएगा। तो ये अगर 10 था
तो ये बच गया है 4। अगर शुरुआत में मेरे पास 10 था तो आज बच गया 4, लेकिन इसने बोला कि 4 नहीं बचा हुआ है। बचा हुआ कितना है भाई साहब? 4 का मान दे रखा है 180, 4 चौका 16 और 4 पंजा 20, 45 गुना पर बैठा है। तो इसका भी 45 गुना और 45 गुना 10 टोटल कितना बन जाएगा? 450। आंसर मेरा आ जाएगा 450। आंसर मेरा आ जाएगा 450। बोलो दोस्त, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। छोटी छोटी बातें हैं बस, ये रिमेनिंग का कंसेप्ट जब भी आपके सामने आता है तो हमेशा क्या कर देना है, हमेशा आपको इस तरीके से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 18, सिनेमा हॉल के टिकटों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है। नॉर्मल तरीका, सिनेमा हॉल की टिकटों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। 20% का मतलब होता है 2/10। तो अगर पहले 10 रुपए की टिकट थी, अगर पहले 10 रुपए की टिकट थी तो आज 2 रुपए बढ़कर टिकट हो गई 12 रुपए की। पहले अगर 20% का मतलब होता है 2/10 की, अगर पहले 10 रुपए की टिकट थी तो 10 से 2 बढ़कर आज हो गई है 12 रुपए की। अब ये क्या कह रहा है? दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो गई। दर्शकों की संख्या में 10% की कमी होने का मतलब अगर 10 है तो 10 में से 1 की कमी हो गई तो बचा कितना? 9। 10 में से 1 की कमी हो गई तो बचा कितना? 9। तो मैंने देखा 10 गुना 10 टोटल कितना हो जाएगा? 100। पहले 10-10 रुपए की टिकट थी तो 10 दर्शक खरीद लेते थे, आज टिकट 12 की हो गई। महंगी होते ही कुछ लोगों की जेब का बजट इतना हो गया कि नहीं भाई हम तो नहीं निकाल सकते, तो उन्होंने क्या किया, आज 9 ही लोग टिकट खरीद पाते हैं। तो आज पैसे उस मालिक के पास कितने पैसे आ रहे हैं? 108। और पहले उसी मालिक के पास कितने पैसे आ रहे थे? 100। तो पहले आ रहे थे 100 और आज आ रहे हैं 108। तो कितना परसेंट ज्यादा आ रहा है? कितना परसेंट ज्यादा आ रहा है? 8%। तो आंसर आ जाएगा 8%। आंसर आ जाएगा 8%। बोलो दोस्त, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि 8% इंक्रीज भी है और 8% डिक्रीज भी है। गलती से इसको, गलती से गलत, क्योंकि मेहनत सारी हो चुकी है लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस अगर हमारे अंदर नहीं होती है तो हम लोगों को क्या रहता है कि हम लोग फिर बहुत अच्छे से उस चीज को नहीं कर पाते, यानी गलत जगह आंसर का टिक कर देते हैं। तो ये गलती ना हो जाए हमसे। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत धीरे धीरे चले हुए हैं और एक एक बात को करते हुए, बहुत धीरे धीरे चले हुए हैं, एक एक बात को करते हुए। सिनेमा हॉल की टिकट के मूल्य में 57 सही 1/7% की वृद्धि हो जाती है। कल मैंने आपको सिखाई थी ये बात, कल मैंने आपको सिखाई थी ये बात कि 57 सही 1/7% कितना होता है? 4/7। अगली बार इसने बोला है 16 सही 2/3% और 16 2/3% कितना होता है? 1/6। 16 2/3% होता है 1/6। टिकट के मूल्य में 57 से 1/7% की वृद्धि हो जाती है, यही तो बोला है। तो अगर ये 7 था तो 7 से 4 बढ़कर हो जाएगा 11। और अब महंगाई भी बढ़ी लेकिन लोग हैं भाई, उनके पास तो पैसा बढ़ गया, बिजनेसमैन होंगे। तो इसने क्या बोला कि अगर पहले 6 लोग खरीदते थे तो आज एक ज्यादा, आज कितने लोग खरीदेंगे उसी चीज को? 7 लोग खरीदेंगे। पहले 6 लोग खरीदे थे तो आज 7 लोग खरीदेंगे। तो मैंने देखा 7 से 7 को कट कर दो तो यहां से अगर यहां पहले उसके पास 6 रुपए आते थे तो आज उसके पास रुपए आएंगे 11। अगर पहले उसके पास 6 रुपए आते थे तो आज उसके पास रुपए आएंगे 11। अगर 6 रुपए से 11 रुपए आने लग रहे हैं तो मतलब कितना ज्यादा हो गया? 5, कितने के ऊपर? 6 के ऊपर। और 5/6 और गुना में कर दो 100। अगर 5/6 और गुना में कर दो 100 तो कितना बन जाएगा? 83 सही 1/3%। तो मतलब आ जाएगा 83
83.33%, 83.33%। आंसर आ जाएगा 83.33%। बोलो दोस्त, अगर बात क्लियर है तो। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं, जिसके फंडे क्लियर हैं, उसके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है कहीं पर भी। तो जब भी आपके सामने ये आपस की डिपेंडेंट चीजें आ जाए ना, तो आपको पता है कि इस तरह की डिपेंडेंट चीजों पर आपको किस तरीके से काम करना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 20 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि। सर एक बार चलो लगा रहने देना। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि हो जाती है। भाई साहब R% को मैं क्या लिखूंगा? R% को मैं लिखूंगा R/100। तो मैंने बोला अगर 100 है तो R की वृद्धि हो गई, और R की वृद्धि हो गई तो 100 प्लस R। 100 है, अगर R की वृद्धि हो गई तो 100 प्लस R। सर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा। अगली बार इसने बोला है कि R% की कमी हो जाती है। R% की कमी हो जाती है। अगर R% की कमी हो जाएगी तो 100 से 100 माइनस R। 100 से 100 माइनस R। तो मैंने देखा 100 गुना 100 करूंगा तो ये 10,000 आ गया, और A प्लस बी और A माइनस बी तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस R²। कुछ बच्चों को डाउट आ गया, कुछ बच्चों को डाउट आ गया, बिना कहे डाउट आ गया। उन्होंने बोला सर पहले मूल्य बढ़ गया 100 से 100 प्लस R, अब उसने बोला बढ़े हुए मूल्य को घटाना, आपने तो 100 को ही घटा दिया। कुछ बच्चों को डाउट आ गया है। देखो उस डाउट को क्लियर करने के लिए सर क्वेश्चन हटा देना। मैंने बोला मैं पहले बोलता हूं किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाया, उस डाउट को ही दूर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूं छोटा सा। किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाया, किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, फिर बढ़े हुए मूल्य को 10% घटाया, फिर बढ़े हुए मूल्य को, फिर बढ़े हुए मूल्य को 10% घटाया, कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ा? कुल कितना प्रतिशत, कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ा? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। शुरुआत में इसने क्या बोला है? 10% बढ़ाया। अगर 10% बढ़ाया है तो 1/10। अगली बार इसने बोला 10% घटाया, 10% घटाया है तो 1/10। मेरी बात को ध्यान से समझना। बच्चों को गड़बड़ क्या आती है? सर बढ़े हुए मूल्य को घटाना है। मैं तो ये कहता हूं 10% बढ़ाना। अगर 10 था तो 1 बढ़ाकर 11 हो जाएगा। अगली बारी नीचे वैल्यू कौन सी रखिए? 10। अब वो बोलेंगे नहीं सर बढ़े हुए मूल्य को घटाना है तो आप इस 11 को घटाओ। बच्चों के मन में ये डाउट रहता है। तो मैं ये कहता हूं कि उसको नहीं, आप कैसा करो, नीचे वाली एक तरफ तो रखो नीचे वाली संख्या। अब बढ़ाना है तो ऊपर वाली जोड़ दो, और एक तरफ तो रखो नीचे वाली संख्या, और घटाना है तो नीचे घटा दो। 10 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 9। तो 10 गुना 10 टोटल कितना हो जाएगा? 100। और 11 गुना 9 टोटल कितना हो जाएगा? 99। अगर 100 था तो 99 हो गया। अगर ये 100 था तो 99 हो गया, तो कितना परसेंट, कितना परसेंट? 1% की कमी हो गई। तो आंसर कितना बन जाएगा? 1%। लेकिन इस तरीके से ना करके आपको कैसे करना है देखो,
देखो अब कुछ बच्चों को जो डाउट है ना, उस डाउट को दूर कर दूं मैं। इधर देखना, सभी बच्चे इधर देखना। मैंने संख्या मानी 100, 10% बढ़ा दिया 110, फिर बढ़े हुए को घटा दिया। अब इसी को तो घटाना है। अगर इसी को घटाना है, इसी को घटाना है, मतलब 110 का 10% और घटा दो। 10% घटा दूंगा मैं। 10% घटाने का मतलब 1/10 है। अगर इसका 1/10 है, 0 से 0 11 घट गया तो 99 आ गया। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, हाँ सर अब सही है, अरे मैंने सिर्फ क्या किया, 0 से 0 कट किया। ये रेशियो कितना आ गया, मैंने सिंपल क्या किया था, ये पहला रेशियो ले लिया था। मैंने ये 100 और 110 में से 0 से 0 घटा दी, सिर्फ 10 का 11 ले लिया, ये रेशियो ये हो गया। अगली बारी मैंने क्या किया, 11 से जाएगा 10 बार और 11 से जाएगा 9 बार। मैं रेशियो पे काम कर रहा हूं, देखो बीच में रेशियो लगा रहा हूं। आप सोच रहे थे संख्या के बारे में और मैं काम कर रहा हूं रेशियो के पैटर्न पर। तो रेशियो पैटर्न जब भी होता है तो हमेशा ध्यान रखिए कैसे करना है। रेशियो पैटर्न हमेशा आसान है, तो कैसे करना है, 10% होता है 1/10। नीचे वाली संख्या को तो यूज करना ही करना है। 10 में 1 जोड़ दो तो 11, अगली बार 10 में से 1 घटा दो तो 9। 10 गुना 10 टोटल 100 हो जाएगा, 11 गुना 9 99 हो जाएगा। तो 100 से 99 होना, तो ओवरऑल क्या हुआ है, 1% की। 100 से 99 होना तो ओवरऑल क्या हुआ है, 1% की कमी हो गई। तो आंसर आ जाएगा 1% डिक्रीज। आंसर आ जाएगा 1% डिक्रीज। 1% डिक्रीज। बोलो बात समझ में आ गई इस तरीके से। तो ये पिछला क्वेश्चन यही है कि नीचे वाली संख्या को तो यूज करना ही करना है। एक जगह 100 है, बढ़ाना है तो 100 में r बढ़ा दो, अगर घटाना है तो 100 में से r घटा दो। 100 और 100 है तो 100 प्लस r और 100 माइनस r। 100 गुना 100 10,000 आ गया, ये 10,000 माइनस r स्क्वायर है। अगर आज संख्या 100 है तो ये हो जाएगी बाद में 10,000 माइनस r स्क्वायर। ये बाद में कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस r स्क्वायर। लेकिन इसने बोला ये 10,000 माइनस r स्क्वायर ना होकर ये कितना है, आज का मूल्य है 1 रुपया। क्वेश्चन ने दे रखा है यहां पर, आज का मूल्य है 1 रुपया। तो 10,000 माइनस r स्क्वायर का मान है 1, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस r स्क्वायर। 1 डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस r स्क्वायर। और कितने का मान निकालना है, 10,000 का मान निकालना, तो गुना में कर दो 10,000, तो 1000 गुना में कर दोगे 10,000 तो डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस r स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस r स्क्वायर। तो मेन फंडा क्या था यहां पर सीखने का, तो मेन फंडा ये था कि नीचे वाली संख्या को तो यूज करना ही करना है। बढ़ाना है तो दूसरी तरफ जोड़ दो, नीचे वाली संख्या को तो यूज करना ही करना है। घटाना है तो दूसरी तरफ घटा दो, बस इस बात का काम करना था और कुछ भी नहीं था। बोलो अगर बात क्लियर है तो। क्लियर हो गई। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिएगा, नेक्स्ट टाइप आ गई है 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, प्राइस क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है, प्राइस क्वांटिटी, मूल्य और मात्रा। प्राइस और क्वांटिटी, मूल्य और मात्रा एक दूसरे का इनवर्सली रिलेशन होता है। मूल्य और मात्रा एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन होता है। जब जब प्राइस बढ़ता है तो हमारे को अपने घर का खर्च उतना ही रखने के लिए हमेशा अपनी मात्रा को घटाना पड़ता है। जब जब खर्च बढ़ेगा तो हमेशा अपनी मात्रा को घटाना पड़ता है। देखो मूल्य और मात्रा, प्राइस क्वांटिटी, मूल्य और मात्रा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। जब जब आपको परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी है तो संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। बोलो अगर ये बात याद है क्या। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो एक बार, मैं इस क्वेश्चन को यहां से हटवाने वाला हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यहां से हट जाएगा अभी। तो इसने क्या बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन हटा लेना सर, क्वेश्चन हटा लेना कि पहले मैंने माना कि चीनी का मूल्य था 100 रुपये,
20% की वृद्धि हो गई, 100 की बजाय आज हो गई 120। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। 100 की बजाय पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था आज उतना ही सामान आएगा 120 रुपए में। अब इसने बोला कि इसके मूल्य में कितने की कमी कर दो, तो कितने की कमी कर दो, 20 की। 20 की कमी कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, 120। क्योंकि कमी तो अब यहां से, क्योंकि मूल्य यहां से बढ़ के तो यहां आ चुका, अब चाहे कमी करनी है चाहे बढ़त करनी है वो इस मूल्य पे करनी है अब, क्योंकि अब ये तो पुरानी बात हो चुकी, जो आज की बात है उसके ऊपर करना है। तो पहले जितना सामान 100 का था आज उतना ही सामान हो जाएगा 120 का। तो 20 की कमी करनी पड़ेगी किसके रिस्पेक्ट में, 120। 20 की कमी करनी पड़ेगी किसके रिस्पेक्ट में, 120, यानी कितना आ जाएगा, 1/6 और 1/6, और परसेंटेज के लिए कर दो गुणा में 100, और 1/6 और इनटू में कर दोगे 100, तो आंसर कितना बन जाएगा, 16 सही 2/3%। आंसर आ जाएगा 16 2/3%। 16 सही 2/3%। सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लगाइएगा, बच्चों को पता है, इन चीज़ों को पता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 22 लगा दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर 22 नंबर क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था आज उतना ही सामान कितने में आएगा। पहले जो सामान 100 रुपए में आता था आज उतना ही सामान कितने में आएगा, 125 में आ जाएगा। तो ये कह रहा है एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्चा न बढ़े। तो भाई साहब अब पहले 100 से बढ़ाकर पहुंच गए 125 पे। अब अगर जो भी कमी करनी है वो इसी मूल्य पे करनी है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 25 की। 25 की कमी करनी पड़ेगी किसके रिस्पेक्ट में, 125 के रिस्पेक्ट में। 25/125 1/5 1/5 और 1/5 और गुणा में कर दो 100, और 1/5 गुणा में 100 तो कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। 1/5 गुणा में 100 तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। आंसर आ जाएगा 20%। बोलो भाई बात समझ में आ गई। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाए। सबसे पहले खर्चा बढ़ाया लेकिन नहीं, मूल्य बढ़ा है तो खर्चा नहीं बढ़ाया। पिछले दोनों क्वेश्चन के अंदर आपने देखा है मूल्य बढ़ गया लेकिन घर का खर्चा नहीं बढ़ा। अब मूल्य बढ़ेगा तो घर का खर्च भी बढ़ाना पड़ेगा। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मैं आपके कमेंट्स को एक बार देख लेता हूं, बिल्कुल सही क्लास चल रही है क्या। तब तक आप बच्चे इस क्वेश्चन को करो, करिए। मैं भी देख लेता हूं कि ये क्लास बिल्कुल सही चल रही है क्या। बीस परसेंट इसने बोला है। अब बताओ मुझे आंसर बताइए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था आज उतना ही सामान कितने में आएगा, 120 में। पहले जितना सामान 100 में आता था आज उतना ही सामान कितने में आएगा, 120 में। अब ये कह रहा है कि गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्चा केवल 10% ही बढ़ पाए। उसका खर्चा केवल 10% ही बढ़ पाए, तो 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 110। 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 110। तो मैंने देखा आज इस 100 का कोई रोल नहीं है। आज वो दुकानदार हमसे मांग रहा है 120 रुपए और हम कितना देने को तैयार बैठे हैं, 110। हम तैयार बैठे हैं 110 और वो मांग रहा है हमसे 120, तो कितने रुपए की कमी कर दी। पहले तो सीधा इसका कोई रोल नहीं होता, तो पहले कमी यहां करनी पड़ती थी, लेकिन उसने बोला आज अपना खर्चा 10% बढ़ा दिया,
तो पुराने खर्चे से मतलब नहीं, तो खर्चा 10% बढ़ा दिया तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 10 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। किसके रिस्पेक्ट में, 10 की कमी करनी पड़ेगी 120 के रिस्पेक्ट में। 10/120 1/12 और 1/12 और गुणा में कर दो 100, 1/12 और इंटू में कर दो 100, तो कितना बन जाएगा 8 सही 1/3%। आंसर आ जाएगा 81/3%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तरीके से चलेंगे तो आपको आंसर आ गया है। आंसर आ जाएगा 8 सही 1/3%। ये 20% कौन से का जवाब दे रहे हैं बच्चे, पिछले का जवाब दे रहे हैं क्या? चलो ठीक है, तो चलिएगा 23 नंबर क्वेश्चन समझ में आया कि पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था आज उतना ही सामान कितने में आएगा, 120 में आ जाएगा। लेकिन इसने बोला कि खर्चा 10% बढ़ गया, खर्चा 10% बढ़ गया तो मतलब 100 की बजाय 110 हो गया। आज इस 100 का कोई रोल नहीं बचा है, तो पहले कहने का मतलब वो हमसे 120 मांग रहा है, हम उसको 110 देने को तैयार है, तो कितने की कमी आ गई, 10 की कमी आ गई, 10 की कमी आ गई 120 के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, 25 की वृद्धि हो गई, खर्चा 5% घट जाए। पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था आज उतना ही सामान कितने में आएगा, आज उतना ही सामान कितने में आएगा, 125 में। पहले जितना सामान 100 रुपए में आता था आज उतना ही सामान कितने में आएगा, 125 में। अब ये कह रहा है कि 5% घट जाए, अगर 5% घट जाए तो मतलब कितना हो जाएगा, 95। 5% घट जाए तो मतलब हो जाएगा 95। अब इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि खर्चा तो घटत बढ़त हो गई। आज वो हमसे मांग रहा है 125 और हम कितना देने को तैयार बैठे हैं, 95। वो हमसे मांग रहा है 125 और हम दे बैठे हैं 95, तो कितने की कमी आ गई है, 30 की कमी आ गई है। और 30 की कमी आ गई है किसके रिस्पेक्ट में, 125 के रिस्पेक्ट में, तो 30/125 और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100। 25 इसको काटेगा 5 बार और 25 इसको काटेगा 4 बार, तो 5 से काटेगा 6 बार और 6 गुना 4 कितना बन जाएगा, और 6 गुना 4 बन जाएगा तो कितना परसेंट आ जाएगा, 24% इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 24%, आंसर आ जाएगा 24%। आप देख पा रहे हैं चीज़ें बहुत आसानी से हम लोगों ने मैनेज कर ली है। एक छोटी सी टाइप है कि पहली बारी में मूल्य बढ़ा तो 100 की बजाय 125, अगली बारी खर्चा घटा। जरूरी नहीं है हर बार मूल्य बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, जैसे ही मूल्य बढ़ रहा है खर्चा घट रहा है, तो 100 से 95, तो कितने की कमी आ गई, 30 की कमी आ गई है। किसके रिस्पेक्ट में, 125। 30/125 और गुणा में कर दो 100, तो आंसर आ जाएगा 24%, आंसर आ जाएगा 24%। बोलो, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आने की आपके एग्जाम के अंदर बहुत बहुत गुंजाइश है। इस तरह का क्वेश्चन आने की आपके एग्जाम के अंदर बहुत गुंजाइश है भाई। हमें लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे परिवार 300 रुपए में, पहले क्या होता था कि परिवार हमको बताता ही नहीं था कितने रुपए खर्च करता है। अगर परिवार हमको बताता नहीं था तो हम अपनी तरफ से क्या मानते थे, अपनी तरफ से 100 मान लेते थे। परिवार हमको बताता था नहीं, अगर हमको परिवार बताता नहीं था तो हम अपनी तरफ से 100 मान लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि परिवार हमको बताने लग गया, और अगर परिवार हमको बताने लग गया तो उसने बोला कि पहले जितना सामान 300 रुपए में आता था आज उतना ही सामान 20% ज्यादा, अगर 20% ज्यादा है तो आज उतना ही सामान 360 में आएगा। पहले जितना सामान 300 में आता था आज उतना ही सामान 20% ज्यादा, अगर 20% ज्यादा तो आज कितने में आ जाएगा,
60 में आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आज उतना ही सामान आ जाएगा 360 में। अब ये क्या कह रहा है कि ये मूल्य बढ़ गया 20%, लेकिन वो ये कह रहा है कि जिसकी वजह से 12 किलो चीनी कम खरीदता है, वो ये कह रहा है कि पहले जितना सामान 300 में आता था आज उतना ही 20% ज्यादा, मतलब 360 में आ जाएगा। या तो आप मुझे 360 रुपए दे दो, हिसाब किताब पूरा, या तो आप मुझे 360 रुपए दे दो, आपका हिसाब किताब पूरा। लेकिन उसने हमको बोला अगर मैं ये 60 रुपए ना दूं, ये नए वाला रुपया, मैं 300 तो देने को तैयार हूं, अगर मैं ये 60 रुपए नहीं दूंगा तो क्या होगा इसका। तो उसने बोला अगर आप 60 रुपए नहीं दोगे तो इस वजह से 12 किलो चीनी कम हो जाएगी। अगर आप 60 रुपए नहीं दोगे तो इस वजह से 12 किलो चीनी कम हो जाएगी। तो 12 किलो चीनी अगर आप ये 60 रुपए दे देते हो तो सारी चीनी आपकी। अगर आपने 60 रुपए नहीं दिए तो 12 किलो चीनी कम हो जाएगी। इसने ये बोला है या तो सारे रुपए दे दो तो सारी चीनी आपकी, और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये 60 ना दूं तो ये 12 किलो चीनी नहीं मिलेगी। मतलब उस 12 किलो चीनी का सीधा सीधा उस 60 रुपए से हिसाब बनता है। तो 60 रुपए से अगर हिसाब बनेगा, 12 किलो चीनी अगर 60 रुपए की है तो ये नया मूल्य आ जाएगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ये नया मूल्य आ जाएगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ये न्यू प्राइस है, ये न्यू प्राइस है भाई, 5 रुपए प्रति किलोग्राम ये नया प्राइस है हमेशा, क्योंकि 60 रुपया भी तो नया है ना, तो ये न्यू प्राइस है। ये न्यू प्राइस आ जाएगा 60 रुपए प्रति, ये 5 रुपए प्रति किलोग्राम नया प्राइस। और नया प्राइस आ गया तो यहां से आप पुराना प्राइस भी निकाल सकते हैं, यहां से आप पुराना प्राइस भी निकाल सकते हैं। ओल्ड कैसे? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, 20% होता है 1/5। तो अगर पहले प्राइस 5 था तो आज 1 बढ़कर कितना हो जाएगा? 6। पहले प्राइस 5 था तो 1 बढ़कर 6, लेकिन इसने बोला ये 6 न होकर था कितना? 5। अब 6 का मान 5 है, 6 का मान 5 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5/6। और 1 का मान अगर 5/6 है, 1 का मान अगर 5/6 है तो इसका भी 5/6। 1 का मान अगर 5/6 है तो इसका भी अगर मैं 5/6 निकालता हूं तो 5 गुना 5 25, तो ये हो जाएगा 25/6। और 25/6 का मतलब हो जाएगा 6 सही 1/4। 25/6 का मतलब हो जाएगा 6 सही 1/4। तो ये हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस। अगर ये ओरिजिनल था तो ये न्यू था, ये ओरिजिनल था तो ये न्यू था। ये हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस 25/6। ठीक है, 6 से 1/4। अब अगर यहां से निकालता हूं कि वास्तविक खपत, अब ये पहला क्वेश्चन सर हटा देना इसको। वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजम्पशन, इसने बोला है ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन देखिए, ओरिजिनल कंजम्पशन कैसे होता है? 300 रुपए दे रखा है, डिवाइडेड बाई ये 25/6 है, तो इसको 25 और नीचे वाले 6 को कर दो ऊपर, तो 25 इसको काटेगा 1 और 2 12, और 12 गुना 6 कितना हो जाएगा? 72 किलो। ये हो जाएगा 72 किलो। ठीक है। और अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, न्यू कंजम्पशन, सेकंड की बात करता हूं मैं न्यू कंजम्पशन, तो न्यू कंजम्पशन कितना हो जाएगा? न्यू कंजम्पशन हो जाएगा, आज 12 किलो कम है तो 72 माइनस 12, और 72 माइनस 12 है तो टोटल कितना किलो है? 60 किलो है। ये हो जाएगा 60 kg। 72 माइनस 12, देखिए ये नया प्राइस है, ये पुराना प्राइस है, ये ओरिजिनल कंजम्पशन है, ये नया कंजम्पशन है। हर एक बात मैंने निकलवा दी, लेकिन आपने देखा कि हर बात सबसे मेन किसके ऊपर डिपेंड करती थी? ये इसके ऊपर। तो इसको ऐसे भी ना निकाल के आपको सीधा क्या करना है, जो भी आपको 300 रुपए दे रखा है और जितना भी % इंक्रीज है, तो सबसे पहले वो निकाल दो, 300 का 20%।
सबसे पहले आपने निकाल दिया 300 का 20%, और 300 का 20% निकलेगा तो 20 गुना 3 टोटल कितना होगा 60, और 60/12 कितना हो जाएगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम। 60/12 तो कितना हो जाएगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम। बोलो अगर बात क्लियर है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 26। इसी तरीके का क्वेश्चन है, मैं देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन है, मैं देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन। चीनी के मूल्य 25% कम हो जाता जिससे 400 रुपए में 20 किलो चीनी अधिक आती है। तो 400 का 25%, 25 चौका 100, ये जो 100 रुपए आ गया, इस 100 रुपए से 20 किलो चीनी अधिक, ये 100 रुपया नया मूल्य है तो 100/20, तो ये आ जाएगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ये नया प्राइस आएगा हमेशा, ये जो भी आएगा ना ये हमेशा नया प्राइस आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। न्यू प्राइस, ये जो भी आएगा ये आ जाएगा न्यू प्राइस। ठीक है, ये जो भी आएगा ये आएगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम, नया प्राइस है। अब अगर मेरे को निकालना है ओरिजिनल प्राइस, तो देखो एक तो ओरिजिनल प्राइस था, एक नया प्राइस था। इसने बोला 25% की कमी हो जाती है। 25% कमी होने का मतलब 1/4 है, तो 4 से 1 कम हो गया तो कितना बच गया है 3। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये 3 न होकर ये कितना है, ये 5 है। 3 का मान 5 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5/3, और 1 का मान अगर 5/3 हो जाएगा तो 4 का भी 5/3, और 4 का 5/3 अगर मैं करूंगा तो 5 चौका 20, तो ये आ जाएगा 20/3 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आ जाएगा 20/3 रुपए प्रति किलोग्राम। बोलो दोस्त अगर बात क्लियर है तो। 20/3 रुपये पर केजी। यहां तक भी बात क्लियर हो गई। अब ये आ गया है 2। अब अगर मैं बात करता हूं ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस की, तो मैं यहां से निकाल देता हूं ओरिजिनल कंजम्पशन। मैं निकाल देता हूं ओरिजिनल कंजम्पशन, मूल खपत। चलो हिंदी में लिख देता हूं, मैं हिंदी में लिख देता हूं मूल खपत। मूल खपत, हिंदी में लिख देता हूं मूल खपत। तो 400 रुपए है टोटल। उसने बोला 400 रुपए खर्च करता हूं मैं, और 1 किलो का प्राइस कितना है ओरिजिनल। 1 किलो का ओरिजिनल है 20/3, तो 1 किलो का है 20/3, तो 20 और नीचे वाले 3 को कर दो ऊपर, तो 20 से कटेगा कितनी बार 20 बार, और 20 दिया कितना हो जाएगा 60 केजी, तो ये आ जाएगा 60 केजी। ये आ जाएगा 60 केजी, ये आ जाएगा 60 केजी। और अगर हमको निकालनी है नई खपत, अगर हमको निकालनी है नई खपत, तो आज कितना किलो कम हुआ है 20 किलो। आज उसने स्पष्ट बोला था आज 20 किलो अधिक खरीद लिया, अधिक, कम नहीं अधिक, तो 60 और 20 टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 60 और 20 टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 80, आंसर आ जाएगा 80। बोलो भाई अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो बोलिए शाबाश। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बोलिए शाबाश इस बात को। एक जो उसने मूल्य दे रखा है ना, सबसे पहला काम क्या कर लो, उस मूल्य से स्टार्ट कर लो कहानी। जो उसने मूल्य दे रखा उस मूल्य से स्टार्ट कर लो कहानी। तो 400 का 25% निकाला तो यहां से 5 रुपए प्रति किलोग्राम नया प्राइस है। नए से पुराना प्राइस निकाल दिया, पुराने प्राइस से पुरानी खपत निकाल दी, पुरानी खपत में जोड़ या घटाकर नई खपत आ गई। तो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। प्रवीण कुमार ने बोला सर रिपीट, कौन से पॉइंट आपको रिपीट करना है? डायरेक्ट भी हो सकता है, ये डायरेक्ट ही तो किया है, बस एक क्वेश्चन के अंदर चारों क्वेश्चन निकाल देते, इसलिए वो आगे पीछे कौन सा ही निकाल दो भाई।
आप जो बच्चे कह रहे हैं सर डायरेक्ट आप उधर से निकालेंगे तो फिर उधर वाले को दिक्कत पड़ेगी। एक क्वेश्चन के अंदर चारों क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन के अंदर चारों इसलिए करवा दिए, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिलाकर ही 8 क्वेश्चन हो गए। रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का ये सबसे बेहतर पैटर्न है कि पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिलाकर ही 8 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। सर खाटू श्याम जी के पट खुल गए हैं, आप कब जा रहे हैं? थैंक यू दोस्त बताने के लिए। बहुत जल्दी, जब बाबा बुलाएंगे तब जाएंगे। कहते हैं कि उनके दरबार में तो बुलाते हैं, तो किस टाइमिंग क्या है खुलने की बताना। लास्ट के 2 बताओ दोबारा, लास्ट के 2 बता देते हैं दोबारा। देखो भाई लास्ट के 2 दोबारा बता देते हैं। तो लास्ट के 2 के अंदर देखो, ओरिजिनल जो है ना वो 20/3, ओरिजिनल कितना है 20/3, ठीक है। ओरिजिनल अगर 20/3 है, ये क्या है, ये मूल्य है, तो 400 रुपए मेरे पास था ही, और 20/3 प्रति किलोग्राम का मूल्य है। तो 400 रुपए में अगर 1 किलो में के लगते 20/3 रुपए, तो 400 रुपए में कितना किलो आ जाएगा? 60 किलो आ जाएगा, ये आ गया। और अगर नया निकालना है, या तो 60 + 20 कर दो, नहीं तो आप करो ना 400 रुपए है और नया प्राइस कितना है, नया प्राइस है 5 रुपए, तो 400/5 करेंगे तो भी तो 80 आ रहा है। 400/5 करेंगे तो भी तो 80 आ रहा है। ये तो आपके ऊपर है कि या तो आप 20 जोड़ दो, नहीं तो 400 मूल्य जितने भी पैसे आपके पास है और नया प्राइस कितना है 5 रुपए प्रति किलोग्राम, तो यानी आ जाएगा। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जो ये से 300 का 20% निकला, 300 का 20% निकला, कितने रुपए निकला था? 60 रुपए निकला था। तो ये जो 60 रुपए निकलेगा ना, इसको भाग देते ही हमेशा जो ये प्राइस आएगा ये नया आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं बस। अगर मैंने यहां से देखा ये 400 रुपए था, 400 का 25% निकाला 100 रुपए, भाग देते ही जो आएगा ना ये नया प्राइस आएगा। इस बात का ध्यान रखो बस, भाग देते ही जो आएगा ये नया प्राइस आएगा, बाकी सेम चीज है। बोलो अगर बात क्लियर है तो, ठीक है। चलिए सर, अगर डायरेक्ट एक क्वेश्चन में न्यू कंजप्शन पूछ, नहीं फिर ओल्ड क्यों निकालनी है? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में एक ही पूछा है तो फिर क्यों निकालनी? ये तो मैंने चारों सिखाने थे इसलिए निकाल दिया, फिर आप थोड़े निकालेंगे। अगर एक ही पूछा है तो फिर क्यों निकालेंगे ओल्ड? फिर ओल्ड नहीं निकालेंगे आप, ठीक है। एज ए सेपरेट पिक्चर आपको सेव कर देते हैं और पिछले टॉपिक का भी आपको दिलवा देते हैं। तो ये लीजिए भाई साहब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये कलर कॉम्बिनेशन सही है ना? अब तो मुझे लगता है बिल्कुल ओके है यार, कलर कॉम्बिनेशन कहीं भी कोई समस्या नहीं है ये वाला कलर कॉम्बिनेशन के साथ। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। लीजिएगा नेक्स्ट टाइप। हाँ हो सकता है भाई, हो सकता है जैसे कह रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्या कह रहा है? एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:2। 70% लड़के और 60% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, एक तरफ बॉयज है एक तरफ गर्ल्स है, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। इसने बोला है कि 70% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो जब जब आपको प्रतिशत में आंसर निकालना है तो संख्या मेरी अपनी, कंडीशन उसकी। तो मैंने अपनी तरफ से संख्या मान ली 30 और 20, अपनी तरफ से मान लिया। पीछे मानने को तो आप चाहे 300 मान लो, मानने को तो 300 मान लो, 200 मान लो, लेकिन अभी क्या है ना कि मैंने क्या किया, ये मान लिया 30 और 20, ठीक है। अब इसने मेरे को क्या बोला? इसने मुझे बोला 30%, 70% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो मैंने बोला कितने परसेंट को नहीं होती? वैल्यू होती है 100%। अगर 70 को होती है तो 30 को नहीं होती है, तो आ जाएगा नो। इसने बोला है कि 60% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। अगर 60% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने परसेंट को नहीं होती? 40% को। तो ये कितना आ जाएगा? 8।
40% को नहीं होती तो ये कितना आ जाएगा 8। यानी लड़कों में से 9 को प्राप्त नहीं होती और लड़कियों में से 8 को प्राप्त नहीं होती। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को, तो 9 और 8 टोटल हो जाएगा 17। 17 को प्राप्त नहीं होती है टोटल कितने में से, 50 में से। 17 को प्राप्त नहीं होती है टोटल 50 में से, और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुणा में 100। 50 इसको काटेगा 2 बार और 17 गुना 2 टोटल कितना हो जाएगा 34%। 17 गुना 2 टोटल कितना हो जाएगा 34%। बोलो अगर बात क्लियर है तो, कि जब जब आपको प्रतिशत में, ठीक है रवि माथुर, आप रवि मोहर, आपकी समझ में आ गई है बात में। मैं जरूर इस चीज के ऊपर आज टाइपिस्ट को बोलता हूं सारी चीजें तैयार करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लीजिएगा। एक परिवार द्वारा चावल, मछली और तेल पर किए गए खर्च का अनुपात चावल के ऊपर, मछली के ऊपर और तेल के ऊपर। चावल के ऊपर, मछली के ऊपर, तेल के ऊपर किए गए खर्च के अनुपात दे रखे हैं 12, 17, 3। तो ये 12 है, ये 17 है और ये 3 है। अब इसने बोला है कि इनके मूल्य में क्रमशः 20, 30 और 50% की वृद्धि होती है। इनके मूल्य में 20%, 30% और 50% की वृद्धि होती है। जब जब आपको प्रतिशत में आंसर निकालना है, संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। तो ये मैंने 120 मान लिया, ये मैंने 170 मान लिया, ये मैंने 30 मान लिया। आराम से पीछे जीरो लगा दो, कैलकुलेशन आसान है। इसने बोला ये तो ओरिजिनल मूल्य है। अब इसने बोला कि इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यानी इसको, इस पे कितने पैसे ज्यादा लग रहे हैं, 24 रुपए। 20% डायरेक्ट निकाल दिया। इसके मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई और इसके मूल्य में अगर 30% की वृद्धि हो गई तो मतलब कितने रुपए ज्यादा लग रहे हैं, 51 रुपए। और इसके मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई और इसके मूल्य में अगर 50% की वृद्धि हो गई तो कितने रुपए ज्यादा लग रहे हैं, 15 रुपए। तो यहां से मैंने देखा इसमें पहले जितना पैसा लगता था, पहले लगते थे 320 रुपए और आज लगते हैं 51, 24, 75, 90 रुपए ज्यादा। तो आज 90 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। टोटल कितने पैसे, 320 पैसे। 90/320 और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुणा में 100। प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुणा में 100। 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 8 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 25 निमा 225 और 225/8, 225/8 और 225/8 है तो ये कितना बन जाएगा, अगर 225/8 है तो ये बन जाएगा 28 सही 1/8%। आंसर आ जाएगा 28, 1/8%। आंसर आ जाएगा 28 से 1/8%। छोटी छोटी सी बातें हैं कि जब जब आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए है, संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। एक वस्तु के 4 घटक हैं 3, 4, 5, 6 के अनुपात में, ए, बी, सी और डी। और ए बी सी डी का रेशियो दे रखा है 3, 4, 5 और 6। 3, 4, 5 और 6 क्लियर हो गया। अब इसने बोला इनके मूल्य में 10% इस तरीके से परिवर्तन दे रखा है। जब जब मुझे आपको प्रतिशत में आंसर निकाला या प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है तो संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए।
जब जब मेरे को प्रतिशत में आंसर निकालना है तो संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इनके मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, 30 का 10% बढ़ा दो, 10% बढ़ा दिया तो टोटल कितना हो जाएगा 3। अगली बार बोला कि 25% की कमी हो जाती है, अगर 25% की कमी हो जाती है तो माइनस का 10। अगली बार बोला 30% की कमी हो जाती है, अगर 30% की कमी हो जाती है तो माइनस का 15। और लास्ट में बोला है कि 40% की वृद्धि हो जाती है और 40% की वृद्धि हो जाती है तो प्लस का 24। तो अब इसने बोला है कि बताइए मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो ये माइनस का 25 हो जाएगा, ये प्लस का 27 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया। तो माइनस का 25 और प्लस का 27, तो प्लस का 2 आ गया, और प्लस का 2 आ गया है तो 180 प्लस का 2 आ गया है और अपोन में 180 और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100। तो 0 से 0, 2 से 9 बार और 2 से जाएगा 5 बार, और 5 दूनी 10 है, और 10 का मतलब 1 सही 1/9% इंक्रीज है, तो आंसर आ जाएगा 1 सही 1/9% इंक्रीज। आंसर आ जाएगा 1 सही 1/9% इंक्रीज। बोलो भाई, अगर बात समझ में आई तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। सर आप यदि स्लाइड पहले YouTube पर पढ़ा चुके हैं, बस उठा लेते हैं, टाइपिस्ट से काम नहीं करवाते हो। अरे एक बात बताओ यार धर्मेंद्र कुमार, एक छोटी सी बात बताओ, ये प्रैक्टिस बैच है दोस्त। अब जो टॉपिक, जो चीज मैं आपसे वहां पढ़ा चुका हूं, वो चीज भी तो एक किस्म से परसेंटेज का ही तो टॉपिक था, आधी चीजें तो वही होंगी ना यार, नई चीजें कहां से लेके आए। हाँ, अगर ये कंसेप्चुअल बैच होता, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा देता, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल बैच नहीं है। अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड उठाता हूं तो आप कहने लगते हैं सर एसएससी मत करवाना, एसएससी मत करवाना, हमने एनटीपीसी लिया है। और अगर मैं एनटीपीसी लाइक करवाता तो आप लोग बच्चे सोचते हैं कि सर ने तो वही चीजें करा दी है। यार चीजें आसान है यहां पर सीबीटी 1 के लिए, मैंने आपको हमेशा बताई है, कल भी मैंने इस बात को बताया था। आपने मेंसुरेशन के अंदर ये नहीं सोचा कि सर आपने, मैं कह रहा हूं कि जो मैंने एसएससी वाले बच्चों को मेंसुरेशन कराई है अभी सुबह, जो 8:30 से 10 बजे का पेड बैच चलता है एसएससी वाले बच्चों का, उसमें आपका नहीं है, वो एसएससी वालों का एक अलग बैच चल रहा है। तो मैं एक आपको कह रहा हूं, उसके अंदर मैंने मेंसुरेशन 2D के 312 क्वेश्चन कराए हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेंसुरेशन 2D के 312 क्वेश्चन कराए हैं, और इसका थ्योरी पोर्शन मैंने अलग करवाया, थ्योरी पोर्शन, इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैंने अलग करवाया, और इसका क्विज मैंने अलग से ली। ये मैं एसएससी के बैच की बात कर रहा हूं, एसएससी का अभी ये टॉपिक कल ही फिनिश हुआ है, मेंसुरेशन 2D 312 क्वेश्चन। और जब मैंने, आपको याद होगा, अब मैं एनटीपीसी के ऊपर आता हूं, एनटीपीसी के अंदर जो आपके बैच में मैंने करवाया है, ये मेंसुरेशन 2D के अंदर मैंने कौन से क्वेश्चन कराए थे, 100 क्वेश्चन कराए थे बस। अब ना तो मैंने इसमें आपको थ्योरी पढ़ाई, बस वो थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, ना मैंने आपको इसमें कंसेप्ट बताए, ना मैंने आपको क्विज कराई। भैया कंसेप्चुअल बैच में और प्रैक्टिस बैच में अंतर होता है, ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूं। ये वो मैथ नहीं है जो आप समझते हैं यार, ये आपका प्रैक्टिस सेशन है यहां पर। हाँ, इस बैच के साथ जैसे साइंस है, साइंस पूरी चल रही है विद कंसेप्ट, रीजनिंग पूरी चल रही है विद कंसेप्ट, मैथ का कॉन्सेप्चुअल बैच लेके आएंगे, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं था। तो ये तो इसलिए भाई, जो परसेंटेज में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो मुझे करवाने ही पड़ेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं तो हाई लेवल उठा लूंगा फिर। समझे आप मेरी बात को, मैं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें, अब आप सोचते हो कि सर हमको ये चीज पढ़ा दें, आप क्या सोचते हो, सर हमको ये वाले क्वेश्चन करा दे, सर ये थ्योरी करा दें, ये कंसेप्ट कर दें, क्विज भी करा दे, और फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज भी कर दें। भैया ये सारी चीजें कब चलेंगी, ये सारी चीजें चलेंगी कॉन्सेप्चुअल बैच में, मैथ के कॉन्सेप्चुअल भी, ये मैथ का प्रैक्टिस बैच है। तो इसीलिए, और कल मैंने आपको एक बात और समझाई थी, सर कौन सी, आप भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छोटे भाई बहनों की तरह मानकर हम लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं भाई। एक बात का ध्यान रखिए, कल मैंने आपको क्या बताया था कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं सीबीटी 1 की,
और फिर यहां होता है मेन गेम, इसमें मैथ का लेवल भी होता है। यहां पर कॉन्सेप्ट बैच आएगा, यहां पर जो बैच आप जिसके लिए हम लोग मेनली जाने जाते हैं, यहां पर आएगा सीबीटी 2 का मैथ का कॉन्सेप्ट बैच। यहां पर सिर्फ मैथ की हमने प्रैक्टिस करा दी, मैथ की, और साइंस और रीजनिंग आपकी तैयार करवा दी। अगली बार अब साइंस रीजनिंग तैयार है तो साइंस रीजनिंग की तो बस नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप, और यहां मैथ को कंप्लीट सीख लेना। इतना अच्छा तो यार प्लानिंग से चले हुए हैं हम लोग। और अभी भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग के अंदर थोड़ी बहुत चेंज करना है, तो देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मेरी अगर प्लानिंग से चलेंगे तो मेरी गारंटी आपको एग्जाम पास कराना। लेकिन अगर आप चल भी मेरे साथ रहे हैं लेकिन प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी वहां पर। ठीक है, देखिएगा सर एनटीपीसी कब होगा, हम आपके साथ एसएससी में। अभी आप एनटीपीसी में लगे रहिए, पिछले साल के पेपर में से प्रश्न लेके आओ। अरे ढक्कनो, एकाध ऐसा ढक्कन है, उसको क्या समझाए, मैंने कल क्या बोला था, मेरी बात को पूरा तो सुनते नहीं हो। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह सुबह नहाते धोते तो हो नहीं भैया, उसके बाद आ जाते हो। और फिर मैं एकाध बच्चे को हंसी भी आ रही होगी, सर तो हमको धो रहे हैं। नहीं, ये आपसी प्यार प्रेम है, लगाव है। मैंने कल क्या बोला था, 50 से 60 क्वेश्चन मैं वो कराऊंगा जो आसान आसान मैं कराता हूं, कल यही बोला था। और इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। कल ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी, बताओ कितने बच्चों को ये बात याद है। मैंने कल बोला था कि 50 से 60 क्वेश्चन तो अभी मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट के छोटे छोटे क्वेश्चन करा दूंगा, और फिर मैं प्रीवियस ईयर के सेक्शन उठाऊंगा और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। बोलो कितने बच्चों को याद है, बोलो। हाँ, अब कुछ बच्चे हंस रहे हैं, अब कुछ बच्चे हंस रहे हैं। हाँ, तो कल ये बात मैंने बोली थी। अब कल वाली बात अगर किसी को याद है, अभी कितने क्वेश्चन हुए हैं, अभी क्वेश्चन तो सारे 30 हुए हैं भैया। 50 क्वेश्चन करा दे, पहले सभी बच्चों को पढ़ा दे साथ में, और उसके बाद हर टॉपिक की तो ऐसा चल रहा है, आपको जो पुराने टॉपिक पढ़ाए हैं हर टॉपिक के अंदर एनटीपीसी के पुराने क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन वो करवाए हैं 30-40 क्वेश्चन के बाद। आपको याद करो, वो करवाए हैं 30 से 40 क्वेश्चन के बाद। तो 30 से 40 क्वेश्चन के बाद अगर करवाए हैं तो ये हर टॉपिक का पैटर्न है यार। आप 4-5 दिन में एक बार ऐप खोल के देखते हैं, आपको लगता अच्छा ये टॉपिक चल रहा है यार, और ये तो वही क्वेश्चन चल रहे हैं। एक बार करके देखो ना, मेंसुरेशन 3D खोल के देखो क्या क्या करवाया है, मेंसुरेशन 2D खोल के देखो, ट्रेन खोल के देखो, एचसीएफ एलसीएम खोल के देखो। जितने छोटे टॉपिक थे ना उतने ज्यादा लंबे कराए हैं मैंने, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर जितना छोटा टॉपिक है वही ज्यादा पूछा जाता है। अभी वो सारे टॉपिक चलेंगे, स्क्वायर रूट चलेगा, क्यूब रूट चलेगा, घातांक करनी चलेगा, सिंप्लीफिकेशन चलेगा, सरलीकरण चलेगा, मिसलेनियस सीरीज चलेगी, वर्ड प्रॉब्लम चलेगी। ये छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, इनके ऊपर हम लोग सीबीटी 1 में ज्यादा दम लगाते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अब मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को मैंने समझा दिया है, समझदार बच्चे हैं, मान गए हैं। ये हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करा रहा हूं कि भैया ये टाइप होती है यहां पर, तो इसीलिए वो टाइप वो थी कि जब जब आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए तो संख्या आप अपनी मानो, कंडीशन ये होनी चाहिए। अब आ जाएगी नेक्स्ट टाइप, 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, सीबीटी 2 तक चलने दो। अरे सीबीटी 2 तक चलने देंगे, अभी पहले 1 तो कर लो, पहले 1 कर लो। कहते हैं ना कि हवाई जहाज चलाना सिखा दो, अरे पहले साइकिल चलानी तो सीख लो, है ना। हवाई जहाज भी चलाना सिखा देंगे। सीबीटी 2 तक के लिए साइंस चली हुई है, सीबीटी 2 तक के लिए रीजनिंग चली हुई, सारी चीजें चली है। और सारी चीजें अभी ले लोगे तो फिर बाद में आप मुझे याद कैसे करोगे। तो सीबीटी 2 वाले मैथ को बाद में करेंगे, अभी पहले यहां तक करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर बताइए, शाबाश। मोटिवेशन कल कोशिश करता हूं मैं समय निकालूं तो मोटिवेशन की क्लास लगाएंगे आपकी, घबराओ मत। बीच बीच में ऐसे ही मोटिवेशन होता रहता है। अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते रहो। आप अपने आप खुद से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं होता है। खुद को खुद मोटिवेट करते रहिए, फायदा मिलेगा आपको। बताइए, चलिए। एक छात्र को पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए और वह 25% अंक प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। ये तो हर टाइप के एक 2-2 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं ताकि आपको टाइप याद हो जाए। 33% नंबर चाहिए है पास होने के लिए।
और अब हो गए हैं ये 25%। तो मतलब ये रह गया कि कितने परसेंट से फेल हो गया है, ये फेल हो गया 8% से, यानी परसेंटेज में हम बोले तो वो 8%, और वैसे कितना है 40 है। 8% का मान 40 है, कितने गुना पर बैठा है 5 गुना पर। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 5 गुना, तो 100 का मान हो जाएगा 500। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 500। बोलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए 31 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। अब ये क्या कह रहा है कि एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। 25 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि अगर मैं इसमें 25 और दे दूं तो ये पास हो जाएगा। जो फेल हुआ है उसके पास नंबर कम है, जो फेल हुआ होगा उसके पास नंबर कम रहे होंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा नंबर कर दो उसके, कि अगर 30% नंबर उसको मिलते हैं तो वो 25 अंकों से फेल है, तो भैया उसको 25 दे दो, ये बिल्कुल पास हो जाएगा। अब दूसरी बारी में कह रहा है अगर उसको 40% नंबर मिलते हैं तो उसको 25% अंक अधिक मिल जाते हैं, मतलब 25 अंक अधिक मिल जाते हैं। 40% अगर नंबर मिलते हैं तो 25 अंक अधिक, अगर 25 अधिक है, इसमें से अगर मैं 25 कम कर दूं, इसमें से अगर मैं 25 कम कर देता हूं तो ये बिल्कुल पासिंग लाइन पे आ जाएगा। ये फेल हुआ था तो इसको ज्यादा कर दिया, इसको ज्यादा मिले थे तो इसको कम कर दिया, यानी ये बिल्कुल पासिंग लाइन पे आ गया। जिसके दोनों कंडीशन को बराबर रख दो, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों कंडीशन को बराबर रख दो। जिसके पास कम है उसको ज्यादा कर दो, जिसके पास ज्यादा है उसको थोड़ा कम कर दो। तो 30% नंबर थे और 25 अंकों से फेल, तो मतलब प्लस 25। ये 40% थे, 25 अंकों से पास ज्यादा है, तो इसमें से 25 कम कर दिया। तो मैंने अगर देखा 40 में से अगर ये 30 गया तो ये तो आ जाएगा 10%, 10%, और 25 टोटल कितना हो जाएगा 50। तो 10% का मान कितना है 50 है। अगर 10% का मान अगर 50 है तो 1% का मान हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 5, या 100% का निकाल देता हूं। 10% की वैल्यू 50 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 500। पहले तो ये हो जाएगा 500। अब अगर मैं कहता हूं कि एक तो आ गया ये वाला, अब उसने पूछा पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स निकालने हैं, तो यहां से निकाल दो 500 का 30% और प्लस में 25, 2 0 से 2 0, 30 पंजा 150, 150 25 175, तो आंसर आ जाएगा 175। आंसर आ जाएगा 175। बोलो दोस्त अगर बात क्लियर है तो आंसर आ जाएगा 175 बिल्कुल। जोक सुना दे, जोक सुना दे रे, क्या करोगे जोक सुन के। अभी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे आइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन। पढ़ना जरूरी है, नहीं तो जिंदगी आपको पता है जोक बन सकती है, इसलिए पढ़ना जरूरी है ना, पढ़ना जरूरी है। मुझे इसका आंसर दीजिएगा। आंसर पास इक्वल टू पास, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, पास इक्वल टू पास। इसका आंसर बताइए। अब यानी हर टाइप के मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ये रिवीजन टाइप होगा कि अच्छा परसेंटेज में इतनी टाइप्स होती थी, फिर परसेंटेज का एनटीपीसी के क्वेश्चन करा दूंगा। हर टॉपिक को पढ़ने का ये सबसे बेस्ट पैटर्न है रिवीजन करने का, क्योंकि आप प्रैक्टिस बैच में रिवीजन करते हैं, कॉन्सेप्चुअल बैच में सीखते हैं, तो कॉन्सेप्ट वाला बैच जब कराएंगे तब सीखना। देखिएगा 20% अंक प्राप्त करते 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो अगर इसको 20% अंक प्राप्त होते हैं तो ये हो जाता है 30 अंकों से फेल। तो इसमें अगर मैं 30 जोड़ दूंगा तो ये पास हो जाएगा।
और इक्वल टू कह रहा है अगर 32% अंक मिलते हैं तो 42 अंक ज्यादा मिलते हैं, तो 32% माइनस में 42, 32% माइनस 42, तो 32 में से अगर 20 गया, 32 में से अगर 20 गया तो ये बन जाएगा 12%, इज इक्वल टू 42 इधर हो जाएगा तो 12% इक्वल टू 72 हो जाएगा, तो 1%, तो 1% इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 1% इक्वल टू अगर 6 हो गया, अगर 1% का मान 6 के बराबर है या 6 नंबर 1% के बराबर है, 6 नंबर अगर 1% के बराबर है तो पासिंग परसेंटेज चाहिए है, तो इसके अंदर रख दो, पासिंग परसेंटेज चाहिए है इसके अंदर रख दो। तो मैंने बोला कि 20% और प्लस में 30 नंबर, प्लस में 30 नंबर है, लेकिन 6 नंबर अगर 1% के बराबर है तो 30 नंबर कितने परसेंट के बराबर बनेंगे, 30 नंबर बन जाएंगे 5% के, तो इधर से 20% और इधर से 5% है, तो ओवरऑल मिलाकर कितना परसेंट आ गया है, 25% आ गया है, तो आंसर कितना बन जाएगा 25%, आंसर आ जाएगा 25%। बोलो भाई, आंसर आ जाएगा 25%। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने ले लिया, 2-2 3-3 क्वेश्चन करने से रिवीजन का पता लग गया कि अच्छा इस टाइप में ऐसे करते हैं, और फिर जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को रिवीजन कर देंगे। अब अगली जो क्लास लगेगी ना, अगली जो क्लास लगेगी उस क्लास के अंदर आपको पता है कि फिर वो प्रीवियस ईयर्स वाले ही क्वेश्चन आ जाएंगे। एक अभ्यर्थी को x% अंक प्राप्त हुए था, a अंकों से फेल हो गया। अगर x% अंक प्राप्त होते हैं तो a से फेल है इसको पास करा दो, a से फेल है इसको पास करा दो, पास इक्वल टू पास रख दो, पास इक्वल टू पास। दूसरे विद्यार्थी को y% प्राप्त होते हैं और b अंकों से पास हो जाता है, तो ये y% है, y% है, और b अंकों से पास हो जाता है तो माइनस का b कर दो, b अंकों से पास हो जाता है तो माइनस का b कर दो। अब y ज्यादा है आपको भी पता है तो y माइनस x कर दो, y माइनस x% इज इक्वल टू a प्लस बी। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई y माइनस x%, और 100% का मतलब कितना आ जाएगा, इनटू में कर दो 100%, और परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, 100 a प्लस बी डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स, 100 a प्लस बी डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स। बोलो बात क्लियर हुई? तो छोटी छोटी बातें हैं, बस एक्स वाई के फॉर्मेट में कई बार हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करना गलत कर देते, कभी कभार छोटे में से माइनस कर देते हैं। ये x% के साथ फेल था तो संख्या छोटी है, ये y% के साथ पास है तो संख्या बड़ी है। इस बात का ध्यान रखना है कि x% के साथ फेल था तो संख्या छोटी है, y% के साथ पास है तो संख्या बड़ी है। तो y में से x उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा ही माइनस होगा, ये तो आप मानते ही हैं। बोलो भाई, ये तो मानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बोलो, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं, तो ऑप्शन चेक कर लो किसके गैप ज्यादा है, और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है। बाई ऑप्शन चेक करिए। क्या चेक करेंगे? बाई ऑप्शन। अगर मैं पहला ही ऑप्शन मैच करवाता हूं, मगर मैं पहला ही ऑप्शन मैच करवाता हूं, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि 42 36, तो ये आ जाएगा 75। तो मैंने बोला 75 आ गया, तो 75 का जो 56% है ना,
अगर वो 42 के बराबर आ गया, 75 का 56%, दोनों अंकों का योग, एक जगह 42 था एक जगह 33 था, गैप 9 का ही है, पहली कंडीशन। जिसके अंक ज्यादा है ये 42, ये कितना है, दोनों के योग, दोनों का टोटल 75 का 56%, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से कटेगा 14 बार और 14 गुना 3 42। क्या 42 इक्वल टू 42 आ गया? और 42 इक्वल टू 42 आ गया तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो आंसर कितना बन जाएगा, 4233। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आंसर कितना आ जाएगा, 4233। बोलो। चलिए 3D की अभी एक क्लास लगा देंगे, उसमें पूछ लेना जो भी पूछोगे, कि उसके अंदर अभी प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। कुछ बच्चे कह रहे थे तो मैंने सारा एनटीपीसी में चेक किया, 6 क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, लेकिन एक भी आधा 6 के 6 तो वो करा दूंगा, फिर उसके जैसे भी करा दूंगा, 5-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, लगभग 12-13 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन रहते मतलब 17 क्वेश्चन और करा देंगे तो 3D भी पूरी 100 क्वेश्चन की हो जाएगी, है ना, 2D की तरह। बट मेंसुरेशन जैसे टॉपिक के 200-200 क्वेश्चन की अगर अपने प्रैक्टिस की है तो बहुत अच्छा किया है। तो चलिएगा फिर आज करते हैं यहीं तक, फिर कल मुलाकात होती है। आपकी क्लासेस बिल्कुल परफेक्शन के साथ चल रही है। मैथ के समय पे मैथ अच्छा चल रहा है, साइंस के समय पे साइंस अच्छी चल रही है, रीजनिंग के समय पे रीजनिंग अच्छी चल रही है। और पेपर का अभी कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन ढीले मत पड़ना, मैं ये कह रहा हूं। ये मत सोचना कि पेपर आगे चला गया, भैया ये सरकार है, कुछ नहीं पता है। आप लगे रहिए उस जोश के साथ कि बाद में ये ना लगे कि यार काश ये 20 दिन और पढ़ लेता। जब इतनी मेहनत से आपने स्मार्ट डिसीजन लिए हैं तो डिसीजन कभी गलत नहीं होने चाहिए। डिसीजन लेने के बाद उसको प्रूफ, ताकत लगा दो उसको सही करने की। तो इसीलिए क्या करना है, लगातार पढ़ते चले जाइए हम लोगों के साथ मिलकर, और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपके मन में ना हो। अगर कभी भी आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो। व्हाट्सएप नंबर मैं फिर बता देता हूं, 97162, और नीचे लिख दिया करो सर एनटीपीसी बैच 60679। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप आप मुझे कर दिया करो, ठीक है सर। कल धुआं होने दो, बहुत दिन हो गए, 3-4 घंटे चलने दो, कल क्लास चलने दे 3-4 घंटे। कल कुछ यूट्यूब पर भी लगाएंगे क्लासेस, देखते हैं कल का शेड्यूल बनाएंगे अभी, लेकिन पहले अभी कंटेंट के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और कभी भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी तरीके का चेंजेस आप चाहते हैं तो। चलिएगा, कल मुलाकात होगी भाई।